बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का रिवीजन करने वाले हैं। सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे हम नोट्स की हेल्प से कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है वो किसी दूसरे मासिव बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उसके लिए ग्रेविटेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। केपलर नाम के साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स की मोशन को अराउंड द सन स्टडी किया था और उससे रिलेटेड 3 लॉज जो हैं वो दिए थे। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर ने बताया कि अराउंड द सन जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना मूव करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन को, और सन बिल्कुल सेंटर में नहीं होता इलिप्स के, एक कॉर्नर में होता है, एक साइड होता है। जैसे हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसके हम 2 फोकस मान लेते हैं S और S'। तो सन एक फोकस पर होता है यहाँ, ठीक है। और प्लैनेट इस तरीके से इसको रिवॉल्व कर रहा है कि कभी तो वो सन से पास होता है और कभी ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है। मतलब उसकी जो डिस्टेंस है सन से वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो ये हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं प्लैनेट्स। इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं कि कोई प्लैनेट सपोज पहले P1 पोजीशन पर था, फिर वो P2 पोजीशन पर आ गया डेल्टा T टाइम में। अभी यहाँ कंपैरेटिवली वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर है सन से। हम यहाँ पर अब फिर से उसकी पोजीशंस देखते हैं कि डेल्टा T टाइम में इस साइड जब वो सन के पास है तब उसने डेल्टा T टाइम में P1' से P2' तक की डिस्टेंस कवर की। अब ये सन से ये लाइन ज्वाइन करते हुए यहाँ पर हम एक ये शेडेड पोर्शन बना देते हैं ऐसे ही इस साइड। तो ये देखते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है इनका एरिया इक्वल है। डेल्टा ए मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं प्लैनेट्स। मीन्स अगर वो सन से ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं तो वो स्लो मूव करते हैं, और सन से पास हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो सेकेंड लॉ, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है बच्चों? ये टाइम पीरियड के लिए है लॉ कि कोई प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है सन को, तो उसका जो टाइम पीरियड है T वो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R³ के। यहाँ पर ये जो R है ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं K। इस K की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे आगे चैप्टर में। अभी बस हम इतना ही पढ़ लेते हैं, T² = KR³। अब इससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि प्लैनेट्स जो हैं जब वो दूर होते हैं तो स्लो मूव करते हैं, और जब वो सन के पास होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और ये वैल्यू होती है L/2m, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम। बच्चों अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पहले भी पढ़ा होगा ये कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट masses m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 masses m1 एंड m2 r डिस्टेंस पर रखे गए हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो m1 m2 अपॉन r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना, इस तरह से G की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। ये तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म के लिए हमने यहाँ पर ये 2 पॉइंट मासेस ऑब्जर्व कर लिए हैं m1 m2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं।
M1 M2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और M2 M1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिनको हमने F12 और F21 इस तरीके से लिख लिया है। तो जब हम M1 से M2 के लिए डिस्टेंस लेंगे तो हम उसको R12 लिख ले रहे हैं, और ऐसे ही जब M2 से M1 के लिए डिस्टेंस लेंगे तो उसको R21। इनको हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो R12 और R21 वेक्टर इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर ये F21 फोर्स जो है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो Gm1 M2 अपॉन R², और यहाँ पर अब हम जो डिस्टेंस है उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन पता चल जाएगी हमें। तो हम इसको लिख लेते हैं R12 वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने ये F21 की वैल्यू लिखी है, ऐसे ही F12 की वैल्यू लिख लेंगे। तब यहाँ पर हम लेंगे R21, ये यूनिट वेक्टर लिया है हमने, तो R12 इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। तो इसलिए क्या होगा, ये F21 जो है वो भी माइनस F12 के इक्वल हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है ना, कि दोनों ही फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो यहाँ पर M1 M2 एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में। और दूसरा हम ये भी ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं ये। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि जैसे एप्पल अर्थ पर गिरता है तो क्या अर्थ भी एप्पल पर गिरती है, तो हम उसको इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं कि ये डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं। तो A इज इक्वल टू F अपॉन M, ये फॉर्मूला लेंगे। अब अगर मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और अगर मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर एप्पल M इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है एप्पल के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू से। इसलिए एप्पल ही गिरता है अर्थ पर, और अर्थ जो है वो हमको एप्पल पर गिरते हुए नहीं लगती। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मीन्स जो इन दोनों की जॉइनिंग लाइन है इसी पर एक्ट करेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, कि दोनों मासेस के बीच में हम कोई भी मीडियम रख दें, कोई भी मीडियम हम चेंज कर दें, उससे फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। जैसे यहाँ पर दो मासेस हैं ये, ऐसे ही अगर आसपास और भी कई सारे मासेस आ जाएं तो भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी दूसरे मासेस की प्रेजेंस से। इट इज़ वैलिड फॉर स्पेशली सिमेट्रिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिमेट्रिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है, इसलिए हम जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेकर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ होती हैं उनमें भी हम सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो उनका टोटल मास है वो उनके सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर लाई करता है। इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स, ये तो हमें इससे जी की वैल्यू से ही पता चल जाता है कि जी की वैल्यू में हम देखते हैं 10⁻⁻11 आ रहा है, जो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होके उस वैल्यू को बहुत कम कर देगा। इसलिए ये वीक फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों जैसे अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर बहुत सारे मासेस हों तो वो सभी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे में किसी एक मास पर अगर हमको नेट फोर्स फाइंड करना हो ड्यू टू ऑल अदर मासेस, तो हम फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे M1 M2 M3 ये 3 मासेस हैं, एक मास यहाँ पर सेंटर पर है ये M। तो अब सेंटर वाले मास पर ये तीनों मासेस कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये हमें फाइंड करना है कि नेट फोर्स कितना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स, ये जो तीनों फोर्सेस आएंगी F1 F2 F3 इनका हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे।
तो जो नेट फोर्स आएगी वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसे ही, अगर और भी फोर्सेस हैं तो हम उनको ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। मीन्स वेक्टर सम होगा कि पहले हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लें, जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ फिर नेक्स्ट फोर्स लें और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल के फिर नेक्स्ट फोर्स। इस तरीके से हम किसी भी एक मास पर नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों, हमें ये पता है कि कोई भी मास जो है वो दूसरे मास पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू G(m)/r²। यहाँ पर ये दोनों बॉडीज के मास हैं। अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ ले लें तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि ये अर्थ का मास है और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, तो इससे हम अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल पाएंगे। R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो ये फोर्स है ये mg भी होता है, तो अब हम mg के इक्वल रख देते हैं। तो mg इज इक्वल टू G(m)/r²। यहाँ ये m से m कैंसिल हो जाता है और g की वैल्यू आ जाती है G(m)/r²। ये जो g है बच्चों, यही क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर ये r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए ऐसा होता है कि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फेरिकल शेप में नहीं मानी जाती, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मानते हैं हम अर्थ की शेप को कि जो पोल तक की उसकी डिस्टेंस है वो इक्वेटर के डिस्टेंस के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। इसको हम RP लिख ले रहे हैं, ये पोल की डिस्टेंस है। इसको हम लिख ले रहे हैं RE, ये इक्वेटर की डिस्टेंस है। तो RP इज लेस देन RE। अब ये डिस्टेंस जो है पोल के लिए कम है, इसलिए G इज इक्वल टू G(m)/r² का फॉर्मूला अगर हम देखें तो जहाँ R की वैल्यू कम वहाँ G की वैल्यू ज़्यादा। मीन्स पोल के लिए जो G की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ पर G पोल और G इक्वेटर ऐसे लिख दे रहे हैं हम। तो मीन्स पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। किस वजह से? क्योंकि जो रेडियस है वो भी डिफरेंट है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि पोल पर G की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब बच्चों देखते हैं कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के साथ किस तरह से रिलेट करती है। तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। मीन्स अर्थ पर अगर ये वैल्यू हम GE लिख दें तो मून पर ये GE/6 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलते हैं ना G की वैल्यू, कि अर्थ पर जो G की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो मून पर इसका 1/6 हो जाएगी। तो अगर किसी का वेट अर्थ पर 60 kg है तो मून पर उसका वेट इसका 1/6 मीन्स 10 kg ही रह जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं उसको। उन्होंने क्या किया था कि 2 लेड बॉल ली थी, जो छोटी छोटी बॉल हैं, ये A-B पॉइंट पर हैं और यहाँ एक फाइन वायर के थ्रू इनको जॉइन किया हुआ है। ऐसे ये सस्पेंडेड हैं, फ्रीली सस्पेंडेड हैं। अब इसके पास एक बड़ा स्फीयर, बड़ा मासिव स्फीयर जो है वो लाया जाता है इधर भी और इधर भी। तो उससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाती हैं। मीन्स कि यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम दोनों टॉर्क जो है, एक तो रीस्टोरिंग टॉर्क और एक इनके मूव करने का जो टॉर्क है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क हुआ, उन दोनों टॉर्क को हम इक्वेट कर देते हैं Gmm/d² इंटू L। ये D बच्चों जो बड़ा स्फीयर है और जो बॉल है उन दोनों के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस ली जाती है D, ठीक है। और L इन दोनों बॉल्स के बीच की जो हमें डिस्टेंस ले रहे हैं वो L है।
तो क्या करते हैं, जब हम इस तरह से इनको इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये दोनों मासेस हमें पता होते हैं, ये डिस्टेंस हमें पता होती है, एल भी पता होती है। अब बात है टॉर्क और थीटा की। तो हम ऐसा करते हैं कि नोन टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है, वो अलग से भी चेक करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ भी पता चल जाती हैं, बस जी अननोन रहता है तो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी जो जी की वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो ये वैल्यू है। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का मास हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। जी की वैल्यू हमें पता ही है, हमें अर्थ की रेडियस भी पता होती है, और हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ये वाली वैल्यू भी पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ रख के हम जो अर्थ का मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की ये वैल्यू है हमारे पास, और वॉल्यूम हम अर्थ का वॉल्यूम ले रहे हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, और एम की वैल्यू हमने रख ली जी आर स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पर वी के लिए हम वैल्यू रख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको सॉल्व करके फिर ये आ जाता है हमारे पास 3g अपॉन 4 पाई जी आर। ठीक है, ये आर स्क्वायर है तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, जी यहाँ नीचे आ जाता है और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है, तो 3g अपॉन 4 पाई जी आर, ये वैल्यू आ जाती है डेंसिटी की। बच्चों ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, मीन्स चेंज होती रहती है हाइट और डेप्थ के साथ या फिर अर्थ के रोटेशन के साथ। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि जी की वैल्यू में चेंज किस तरीके से आता है। तो फर्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट का इफेक्ट। अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब क्या चेंज आता है उसे देख लेते हैं। हमने मान लिया कि ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर से सरफेस तक की ये हमने अर्थ की रेडियस ले ली आर। हमने माना कि अर्थ की सरफेस पर जी होती है वैल्यू, और एच हाइट पर जा रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाती है जी डैश। तो अब अर्थ की सरफेस पर वैल्यू है जी, और जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने ये कैलकुलेट यहाँ पर किया, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया अर्थ की सरफेस पर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब एच हाइट पर जाने पर ये वैल्यू हो जाती है जी डैश, तो इसको हम लिख ले रहे हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू अब क्या हो गई, आर प्लस एच जो डिस्टेंस है। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। डिवाइड करके ये जी एम से जी एम कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर ये आ जाता है। अब यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आई जी डैश अपॉन जी की आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। कभी कभी बच्चों को इनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये आर स्क्वायर तो है ही, यहाँ से हम आर बाहर कॉमन ले लेते हैं, और ये होल स्क्वायर है इसलिए जब आर बाहर कॉमन आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है कि हम आर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आर अपॉन आर तो 1 आ गया, और यहाँ पर एच को आर से डिवाइड किया, एच अपॉन आर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो अपॉन में वैल्यू है इसको हमने ऊपर लाके लिखा तो पावर -2 हो गई। अब हम यहाँ पर बच्चों बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 + x पावर n, ये वाला। बच्चों जिस टाइम पर h की वैल्यू ज़्यादा होगी तब तो आप यही रिलेशन यूज़ करेंगे, ये जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते हैं और वहाँ h की वैल्यू r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर अगर h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है, मीन्स काफ़ी क्लोज ले रहे हैं अर्थ की सरफेस से हम उस पॉइंट को जहाँ पर हमें जी डैश फाइंड करना है, तो ऐसे कंडीशन में h अपॉन आर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी
और जब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे तो बच्चों उसमें इस टर्म का स्क्वायर भी होगा। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो h/r का स्क्वायर है वो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो जो भी आगे ऐसी टर्म्स ज़्यादा पावर वाली आती जाएंगी हाईएस्ट पावर की, वो हम छोड़ते जाएंगे। सिर्फ हम 1 + nx इतनी वैल्यू लेंगे और n की वैल्यू है माइनस, तो इसलिए 1 - 2h/r ये आ जाता है हमारे पास। हम सारी और आगे की टर्म्स जो है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से g' की वैल्यू आ जाती है g ब्रैकेट में 1 - 2h/r। और यहाँ ये क्लियर है बच्चों कि जो भी ये ब्रैकेट की वैल्यू आएगी वो 1 से लेस आएगी, और जब हम 1 से लेस वैल्यू की g में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और पहले से कम हो जाएगी, मीन्स g' इज लेस देन g। ये आ जाएगा कि जो अर्थ की सरफेस पर वैल्यू है g की उससे कम हो जाएगी वैल्यू कुछ हाइट पर जाने पर। कितनी कम हो जाएगी? 1 - 2h/r टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया हाइट का इफेक्ट। अब देख लेते हैं कि अर्थ के अंदर जा रहे हैं, इनसाइड द अर्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो उस टाइम पर अभी हम ऐसे ही करते हैं कि अर्थ की सरफेस पर हम ये मान लेते हैं कि ये है हमारे पास, ये जो, तो हमने माना कि अर्थ की सरफेस पर जो वैल्यू है वो g होती है, और जब इससे अंदर जाते हैं कुछ डेप्थ d पर, ये d वैल्यू है, हम d डेप्थ में जाते हैं तो वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। यहाँ b पॉइंट हमने इनसाइड द अर्थ लिया है, तो मान लिया यहाँ वैल्यू हो जाती है g'। तो ऐसे ही अर्थ की सरफेस पर gm/r²। अब ये मास को हमने लिख लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें पता है कि जो मास है वो क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 πr³। अर्थ स्फीयर है ना, तो यहाँ मास की वैल्यू रख ली। तो इस तरह से g की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 4/3 g/r। अब जब डेप्थ में गए हम d डेप्थ में, तो बच्चों अब ये जो बाहर वाला मास है वो अब काम नहीं करेगा फोर्स लगाने में, वो तो बाहर रह गया। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो देखा जाएगा। मीन्स अब जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? r - d। और मास जो लिया जाएगा वो भी इतने ही पोर्शन का लिया जाएगा, ये जो अंदर अंदर है बस इसका। तो इसको हमने मान लिया कि ये m' है। ठीक है, अब हम इसके लिए भी लिख लेते हैं ऐसे ही, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 4/3 πr³। तो अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r - d। तो इसका क्यूब हो गया, ये डेंसिटी, और यही डिस्टेंस r - d का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास g' की वैल्यू आ जाती है 4/3 g/r - d। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने ऐसे ही दोनों को डिवाइड कर दिया, तो g'/g की वैल्यू आ गई हमारे पास r - d/r, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो गए। इसको हम लिख सकते हैं g' = g ब्रैकेट में 1 - d/r। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया डेप्थ में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। अब यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और उसकी मल्टीप्लाई g में होगी, मीन्स g की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो g' इज लेस देन g। तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे g की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है बाय द फैक्टर 1 - d/r। और अंदर जाते जाते अगर सेंटर तक चले जाएं, अर्थ के सेंटर तक, तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा? r और d की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसे में 1 - 1 0 आ जाएगा, तो g' की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 हो जाता है। मीन्स किसी का भी वेट वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है g की? अर्थ की सरफेस पर। उससे ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, और उससे अंदर आएंगे तो भी डिक्रीज होगी। एक और इसमें पॉइंट बच्चों जो मैंने नहीं लिखा है, रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट। तो अर्थ जैसे रोटेट करती है उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर अर्थ तेजी से रोटेट करने लगे तो भी जो g की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर अर्थ
पहले के कंपैरिजन में स्लो रोटेशन करने लगे, ओमेगा की वैल्यू कम हो जाए तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी के अराउंड वो एरिया जितने में कोई दूसरी बॉडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मेजरमेंट जो होता है किसी पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मीन्स यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है वही उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये हमने f की वैल्यू रख दी है, m से m कैंसिल हो जाता है तो i की वैल्यू आ जाती है gm अपॉन आर स्क्वायर। इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि यही वैल्यू तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हाँ, जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ये क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि शो दैट intensity of gravitational field is numerically equal to acceleration due to gravity। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो किसी भी यूनिट मास को किसी दूसरे मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन भी हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं W अपॉन एम की हेल्प से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं आप। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस जी एम एम अपॉन आर, और ये पोटेंशियल एनर्जी है मीन्स ये वर्क डन के इक्वल ही होगी। यहाँ पर हमने लिया था यूनिट मास, यहाँ अब हम उस मास की वैल्यू रख देंगे। मीन्स किसी भी मास को किसी दूसरे मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक मास की ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें किसी दूसरे मास को लाया जाए तो जितना वर्क किया जाएगा। यहाँ हम एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जब भी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को किसी दूसरे मास की फील्ड में ला रहे हैं या फिर ऑलरेडी वो फील्ड में है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो ऐसे में जो ये मोशन है मास की वो विदाउट एक्सेलरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करे। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा है, पर हमें पता है कि ये जो जी की वैल्यू है इसकी वजह से लगातार उसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी। तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए उसको थोड़ा रोकते हुए ऐसे तब लाना होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों हमने मान लिया कि ये है अर्थ और यहाँ इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी मास को लाना है किसी एक पॉइंट P तक, और ये जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से R। तो इन्फिनिटी से अगर वो A पॉइंट पर आ गया है तो अब A तक की डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं अर्थ के सेंटर से, वो है x डिस्टेंस। तो इस टाइम पर इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो लिख लेते हैं हम, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, कि इसका मास हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मास जो है वो जिसको मूव करा रहे हैं वो है स्मॉल m। तो इसको A से कोई स्मॉल पोर्शन dx इतना ही डिस्प्लेस करना है बस A से B तक। तो इतने के लिए कितना वर्क करना होगा? अब बस dx डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी हम dw की फॉर्म में लिख लेंगे, dw इज इक्वल टू एफ dx, और f की ये वाली वैल्यू रख दी हमने जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। फिर जहाँ से जहाँ तक भी मूव कराना है वहाँ तक की लिमिट लगा सकते हैं हम।
यहाँ हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, इन्फिनिटी से लेकर हमको पी पॉइंट तक के लिए चाहिए। ठीक है, तो एक डिस्टेंस इन्फिनिटी तक की तो इन्फिनिटी हो गई, और दूसरी पी के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, आर। तो हमें इन्फिनिटी से आर तक मूव कराना है इसको। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किया ही तब जाता है जब हमें ऐसे टोटल वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जितने के लिए हमें वैल्यू चाहिए उतनी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो इन्फिनिटी से आर तक मूव कराना है हमें, तो हमने ऐसे ही लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये x की वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स एन डी एक्स अगर इस तरीके से है तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दिया। अब x पावर -2 है, तो -2 + 1 मतलब -1 आ जाएगा, और अपॉन में भी -2 + 1 तो माइनस आ जाएगा। मीन्स x पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x आ जाता है। यहाँ पर हमने बाहर माइनस लगा ही दिया है, तो अब हम ये वाला माइनस नहीं लेते हैं। तो 1/x में हमने यहाँ फिर ये लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/∞। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क की वैल्यू है वो आ गई -gmm/r। अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि नेगेटिव साइन किस लिए आ रहा है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा रही है। ये जो वर्क डन है यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हम इस W को अब U लिख लेंगे। तो U इज इक्वल टू -gmm/r, ये वैल्यू आ गई। तो ये नेगेटिव वैल्यू है बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 0, और वो होती है जाकर इन्फिनिटी पर, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स लिए जा रहे हैं लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम एकदम अलग, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो उन मासेस के जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सबके बीच की एनर्जी के सम के इक्वल आएगी। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं एस्केप स्पीड। हमने देखा है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पे आ जाती है। अगर हम उसको ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं, ज़्यादा इनिशियल स्पीड से फेंकते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा देर में वापस आती है। इसी तरीके से अगर उसकी इनिशियल स्पीड बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्पीड आ जाती है जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर कभी आएगा ही नहीं। तो ये जो मिनिमम स्पीड है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो वापस कभी अर्थ पर आए ही नहीं, उसको ही बोलते हैं हम एस्केप स्पीड, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो एस्केप कर जाए। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों VE इज इक्वल टू √2gm/r, और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी हम देखेंगे। अर्थ के लिए एस्केप स्पीड की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अर्थ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल स्पीड मिल जाए तो वो वापस अर्थ पर नहीं आएगा। पर ये वैल्यू आप देख रहे हैं ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने किलोमीटर जाए तो कितनी ज़्यादा स्पीड हो गई है। बच्चों का एक्सप्रेशन देख लेते हैं फॉर द एस्केप स्पीड। इसको हम फाइंड करेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मीन्स इनिशियल एनर्जी जो है उसको हम इक्वल रख देंगे फाइनल एनर्जी के, और इनिशियली ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, यहाँ पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अब सपोज हम बात करते हैं कि उसको इनिशियल वेलोसिटी v दी गई है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ½ mv² हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा ही -gmm/r ये होता है। तो इनिशियली उसकी एनर्जी इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। फाइनली क्या होगा, जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, मीन्स इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, और उसको जो वेलोसिटी है वो इतनी ही दी जानी है कि वो बस फील्ड से बाहर निकल जाए, वहां जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने से फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो अब हम इसमें वैल्यूज रख लेते हैं, ½
VE रख लिया हमने इसको, VE मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी दी गई है। तो हाफ mve², और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख ली। फाइनली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो गई हैं। तो अब इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, m से m कैंसिल हो जाता है, तो ve² की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2gm/r। स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाता है। अब gm की वैल्यू gr² भी लेते हैं हम, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी की एक वैल्यू हमारे पास ये भी आ जाती है। तो एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के लिए, और एक फॉर्मूला ये आ जाता है। इसमें हम स्मॉल r की रिप्लेस करके कैपिटल R भी लिख सकते हैं अगर हम अर्थ की रेडियस की बात करेंगे। तो अर्थ के लिए जो एस्केप स्पीड है हमने देखा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम यहाँ पर g और r की वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब मून के लिए ये वैल्यू बहुत कम होती है अर्थ के कंपैरिजन में, लगभग 5 टाइम्स स्मॉलर होती है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इतनी कम होती है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो भी नहीं रुक पाता, वो भी एस्केप कर जाता है। तो यही रीज़न है कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट। टाइम पर अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग में या फिर कम्युनिकेशन में, इन सब में बहुत हेल्प करते हैं। मैपिंग में, इन सब में उनकी बहुत हेल्प ली जाती है। तो जो सैटेलाइट्स हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अर्थ को रिवॉल्व करते हैं। जैसे मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो कुछ उसकी ऑर्बिटल स्पीड दी जाती है कि वो अर्थ की ऑर्बिट में फिक्स हो जाए और वहीं अर्थ को ही रिवॉल्व करता रहे। तो ये जो मिनिमम स्पीड है जिससे कि किसी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में फिक्स कर दिया जाता है, उसको ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में रखने के लिए जितनी मिनिमम स्पीड चाहिए वो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है। अब ऑर्बिटल स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? सपोज कि h हाइट पर, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर किसी सैटेलाइट को रखना है, तो जो डिस्टेंस हो गई वो r+h हो गई, और वो अर्थ को कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। और जब भी कहीं पर ऐसे एक रिवॉल्यूशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होती है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पर दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे प्रोवाइड कराया जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। और यहाँ पे फिर से ये m से m कैंसिल, vo हमने लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, तो vo की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये vo की वैल्यू आ गई। यहाँ इस रिलेशन से हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे h की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इनवर्स रिलेशन है ना, r तो फिक्स है, तो h की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब दूर होगा जितना सैटेलाइट उतना ही वो स्लो चलेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम ये मान लें कि इसको काफ़ी क्लोज रखा गया है, h की वैल्यू को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो gm/r आ गई, और इसको भी हम ऐसे ही फिर gm को gr² लिखकर ऑर्बिटल वेलोसिटी को √gr लिख सकते हैं। अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड है अगर लो अर्थ ऑर्बिट में पुट करना है किसी सैटेलाइट को। तो अब ये सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में ऐसे अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला और फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड t = 2πr/v, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम सरकमफरेंस अपॉन स्पीड। अब सरकमफरेंस 2πr, r की वैल्यू हम r+h रख देंगे अगर वो अर्थ से h हाइट पर है। vo की वैल्यू हमने अभी जस्ट ये कैलकुलेट ही की है, तो अब हम यहाँ पर vo की वैल्यू रख देते हैं, और टाइम पीरियड जो है फिर वो की वैल्यू रखने से हमारे पास आ जाता है t = 2πr+h पावर 3/2 √gm। ये 3/2 कैसे आया? यहाँ पर जो है ये है पावर 1/2,
और यहाँ पर पावर है 1, तो 1 + 1/2 ये आ गया 3/2। तो t की वैल्यू 2πr+h पावर 3/2 √gm ये आ जाती है। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं कि 4π² ये तो कांस्टेंट है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है ना ये, तो इसको ही हम लिख देते हैं k। तो t² = kr+h³ ये आ गया। अब ये जो k है बच्चों, इससे आपको इस रिलेशन से कुछ ध्यान आ रहा होगा, केपलर्स थर्ड लॉ जिसके लिए हमने बोला था कि बाद में देखेंगे k की वैल्यू, तो यही है वो k की वैल्यू। तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ गया है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ h। तो t² = kr+h³, ये वेरीफाई करता है केपलर्स थर्ड लॉ को। अब अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में बहुत क्लोज टू अर्थ हो, तो उस टाइम के लिए जो टाइम पीरियड है वो हम 2πr3/2 √gm ऐसे लिख सकते हैं। gm को हम gr² रख सकते हैं। तो टाइम पीरियड का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, t = 2π√r/g। ये किसी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो अर्थ के लो ऑर्बिट में है। और हम यहाँ पर r, g इन सब की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करते हैं, तो ये नियरली इक्वल टू 85 मिनट ये वैल्यू आ जाती है। अब जब भी कोई सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ उसकी एनर्जी होगी, तो हम वो एनर्जी देख लेते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी आती है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² होता है। अब ये vo हमने लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो अभी कैलकुलेट की थी। तो उससे काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास gmm/2r+h। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, सिर्फ क्या करना है, हमें r को r+h रखना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ से gmm/r+h तो कॉमन आ जाता है, 1/2 - 1 ये ब्रैकेट में बचता है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी आ जाती है -gmm/2r+h। अब आप इन तीनों को कंपेयर करें तो आप क्या देखते हैं, ये 1, 2 और 3 इक्वेशंस की फॉर्म में हमने लिख लिया है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है ये टोटल एनर्जी। तो इस तरह से हम एक इनमें रिलेशन देख सकते हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को x मान लें तो जो टोटल एनर्जी है वो -x हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की टर्म में 2x इस तरीके से हो जाएगी विद माइनस साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आ गई है नेगेटिव। तो ये जो टोटल एनर्जी है इसके नेगेटिव होने का रीज़न क्या है कि कोई भी मास इससे बाउंड है, और उसको अगर यहाँ से हटाना है ग्रेविटेशनल फील्ड से तो उसको कुछ एनर्जी देनी होगी, मीन्स इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दी जाएगी, तो वो फील्ड से बाहर चला जाएगा अर्थ की या किसी भी दूसरे प्लैनेट की। तो इसलिए हम इसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो हमने देख लिया टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। सैटेलाइट्स आर ऑलवेज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड हेंस देयर एनर्जीज कैन नॉट बी पॉजिटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो फील्ड से बाहर है, ठीक है। तो अब जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, तो इसलिए जो एनर्जीज हैं वो कभी पॉजिटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती हैं। बच्चों लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, सैटेलाइट के टाइप्स, जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जैसा इसके नाम से ही लग रहा है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में लगते हैं। तो द सैटेलाइट विच ऑलवेज अपीयर स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। मतलब ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं
कि हर बार उनका वही फेज दिखता रहता है हर टाइम, तो इसलिए इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ये इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करते हैं अर्थ को, और इनका टाइम पीरियड अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है उसके इक्वल होता है। हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं। इनके यूजेस हैं रेडियो कम्युनिकेशन और टीवी ट्रांसमिशन वगैरह। तो बच्चों ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हो गया। कई बार इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है पोलर सैटेलाइट के साथ, तो अब हम पोलर सैटेलाइट और देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट, द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कल नॉर्थ टू साउथ ऑर्बिट पासेस ओवर द पोल्स। तो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ को पोल्स के अराउंड जो ऑर्बिट बनेगी उस पर रिवॉल्व करते हैं, कि इस तरह से है, ये नॉर्थ साउथ पोल है तो ऐसे ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं। लो एल्टीट्यूड पर होते हैं वो, 500 से लेकर 800 किलोमीटर तक की रेंज में होते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ ऑर्बिट विद इक्वेटोरियल प्लेन इज 90 डिग्री। तो ठीक है, ये बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर रिवॉल्व करते हैं। इनको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। जैसे ये अर्थ सिंक्रोनस है, जियो सिंक्रोनस, ऐसे ही ये जो पोलर सैटेलाइट है इनको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। बच्चों इनके यूजेस भी आप देख सकते हैं। मॉनिटरिंग द क्लाइमेट चेंज, रिमोट सेंसिंग, एनवायरनमेंट स्टडीज, ये इस तरीके से ये इनके यूजेस हैं पोलर सैटेलाइट्स के। अब लास्ट पॉइंट है वेटलेसनेस। बच्चों अब देख रहे हैं हम वेटलेसनेस। इट इज़ द सिचुएशन इन विच इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स ज़ीरो। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, तो उस टाइम पर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। जैसा फ्री फॉल में होता है, फ्री फॉल में भी ऐसा ही होता है ना, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है कि वेइंग मशीन ज़ीरो रीडिंग दिखाने लगती है। अगर किसी आप लिफ्ट में हो और वेइंग मशीन पर हो और जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल में हो तो वो ज़ीरो रीडिंग दिखाएगी। इसी तरह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेस सैटेलाइट में होते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें ऐसे तैरती हुई सी लगती हैं, क्योंकि उन पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता है। कि ये अर्थ है तो इस तरीके से यहाँ सैटेलाइट इसको रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी ज़ीरो हो जाती है। अब ये कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं बच्चों, कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, कि कोई बॉडी है जो हॉलो है, स्फेरिकल शेप में है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ज़ीरो। इनसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज ज़ीरो। और सरफेस पर gm/r², तो माइनस होने का रीज़न है कि हम सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और जो डायरेक्शन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो हम टुवर्ड सेंटर लेते हैं, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। आउटसाइड द स्फीयर x इज ग्रेटर देन r। आउटसाइड के लिए वैल्यू -gm/x² हो जाती है। x है उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट की जा रही है। तो ये तो है हॉलो स्फीयर के लिए। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूले हैं ये। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, हम अगर इसी तरीके से हम मान लें कि ये है सॉलिड स्फीयर और उसके लिए हम ये फर्स्ट केस ले रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, तो ये वाला मास जो है ये एक्ट नहीं करेगा अब। तो इसलिए हम क्या करते हैं, gm/r² में x/r की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कितना मास इफेक्टिव है उसका ही फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो gm/r² में x/r की मल्टीप्लाई कर दी। x इज इक्वल टू r, तो ये सरफेस पर वैल्यू आ गई है, और x इज ग्रेटर देन r, ये भी वही सेम वैल्यू रहेगी आउटसाइड द स्फीयर। तो ये टोटल मास वर्क करेगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएंगे फॉर्मूले जैसे यहाँ पर है। एक लास्ट और पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो इन दोनों से हम ये देख लेते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होती है। तो बच्चों आई होप कि ये चैप्टर हमने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है और आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और नोट्स के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।